नमस्कार दोस्तों। मैं फरजान आप लोगों का स्वागत करता हूं नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने अपना जो यूट्यूब चैनल था हमारा नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर, उसका नाम चेंज कर दिया है। तो अभी उसका नाम रहेगा नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं, जिसमें यूजीसी नेट, जेआरएफ, और हम बात करें जैसे सेट की, या फिर हम बात करें यूपीएससी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस, या टीजीटी पीजीटी, या कॉलेज से संबंधित जो भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ ऑनर्स की जो ग्रेजुएशन मास्टर्स या फिर अपना लेक्चरशिप कर रहे हैं, ये सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल साइंस का जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की हमारी सीरीज चल रही है, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की। तो उसमें आज का विचारक है हमारा हन्ना अरेंट, जो कि एक जर्मनी अमेरिकी मूल के निवासी हैं। तो उनके ऊपर हमारा आज का जो लेक्चर रहेगा। तो आइए इनकी कुछ हेडिंग्स हैं जो वो देख लेते हैं। तो पहला इनका इंट्रोडक्शन रहेगा। तो इंट्रोडक्शन रहेगा पहला। उसके बाद हन्ना आरेंट का मानव संबंधित जो गतिविधियां हैं, ये बोलते हैं कि जो हन्ना आरेंट मानव गतिविधि संबंधित इनका विश्लेषण है वो हम देखेंगे, जिसमें तीन प्रकार की गतियों की बात करती है। मानव विश्लेषण की तीन प्रकार की गतियां, जिसमें श्रम है, कृत्य है, कार्यवाही है, वो आगे हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद ये स्वतंत्रता की संकल्पना की बात करती हैं। स्वतंत्रता की संकल्पना के बाद हम बात करते हैं सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति, यानी टोटलिटरिज्म की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। क्रांति पर इनका क्या विश्लेषण है, अगला पॉइंट ये रहेगा हमारा। फिर शक्ति का सिद्धांत है, जो शक्ति पर ही इन्होंने क्या है कि ज्यादातर टोटलिटरिज्म, शक्ति का सिद्धांत, स्वतंत्रता, व्यक्ति के कृत्य, इन सब पर ही उन्होंने विचार दिए हैं। उसके बाद इनकी बुक देखेंगे हम, बुक्स कौन कौन सी हैं, और फिर इनकी कुछ आलोचनाएं हैं, आलोचना हम देखेंगे, और उसके बाद इनका निष्कर्ष रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हन्ना अरेंट के इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन में ये रहेगा समकालीन जो हन्ना अरेंट को माना गया है वो देखेंगे हम। समकालीन अमेरिकी दार्शनिक राजनीतिक विचारक हैं। ये जर्मनी महिला थी। और अगर ये क्वेश्चन बने, ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं, अदरवाइज बन जाए कि जर्मनी मूल की एक महिला विचारक हैं जो टोटलिटरिज्म पर जिनके विचार हैं, तो वो कौन है? हन्ना अरेंट है, जिनका जन्म 1906 में हुआ था, जो वर्तमान हैनोवर जर्मनी के लिंडन नगर में हुआ था। तो जर्मनी में नाजीवाद के उदय के पश्चात ये संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई थी। यानी जब हिटलर का वहां पर जर्मनी में जो नाजीवाद का जो थ्योरी और उनका जो प्रैक्टिकल उसका व्यवहार चल रहा था हिटलर का, तो यहूदियों पर जो अत्याचार चल रहे थे, तो ये उस टाइम जर्मनी से भागकर अमेरिका चली गई थी, क्योंकि ये यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। भंडारण की रचना का संबंध मूलतः शक्ति की प्रकृति, जो इनका मूल जो थ्योरी है वो है शक्ति की प्रकृति, राजनीति, सत्ता, सर्वाधिकारवाद के विषय से संबंधित है। सॉरी। हन्ना अरेंट का मानव संबंधित विश्लेषण है जो वो देख लेते हैं। मानव के बारे में क्या बोलते हैं, मानव संबंधित विश्लेषण है, या फिर हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज। तो द ह्यूमन कंडीशन इनकी दूसरी कृति है, जो 1958 में प्रकाशित हुई थी, 1958 में। सॉरी। हन्ना अरेंट ने मानवीय गतिविधियों को तीन स्तरों पर पहचान करते हुए मानव दशा को स्पष्ट किया है। यानी जो मानव कृति है, यानी मानव जो कार्य हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं, इन्होंने बताने की कोशिश की है। मानव गतिविधियों के तीन स्तर: पहला श्रम, दूसरा कृत्य, और तीसरा कार्रवाई। यानी श्रम यानी लेबर, कृत्य यानी वर्क, कार्यवाही यानी एक्शन। श्रम के अंतर्गत मनुष्य अपने भौतिक जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों को जुटाता है। मानव गतिविधियों का यह सबसे निम्न स्तर होता है। यानी जो मानव गतिविधि हैं, ये बात करते हैं कि मानव के तीन प्रकार की गतिविधि हैं। पहली गतिविधि है उनकी श्रम, और दूसरी है उनका कृत्य यानी वर्क, तीसरा कार्रवाई। यानी जो सबसे निम्नतम गतिविधि है वो इनकी श्रम है, लेबर जिसमें काम करता है वो। और इसको सबसे निम्नतम माना गया है, जिसमें क्या होता है, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है। तो
कृत्य में किसको शामिल करते हैं? ये कृत्य यानी वर्ग के अंतर्गत शिल्पकार, कलाकार स्थायी महत्व की वस्तुओं का निर्माण करके सभ्यता के निर्माण में योगदान देते हैं। इनका स्थान श्रम से ऊंचा है, यानी जो श्रम है वो सबसे नीचे स्थान है उनका। उसमें व्यक्ति सिर्फ अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करता है। दूसरा जो कृत्य है, कृत्य में व्यक्ति शिल्पकार, इसमें शिल्पकार टाइप के व्यक्ति होते हैं या कलाकार टाइप के व्यक्ति होते हैं जो सभ्यता को स्थायी विकास के लिए अग्रसर करते हैं। और तीसरा कार्रवाई की बात करते हैं, एक्शन के। इसके अंतर्गत नागरिकों के मध्यम सार्वजनिक परस्पर क्रिया यानी पब्लिक इंटरेक्शन होती है। यह मानव जीवन का सार्वजनिक क्षेत्र है। यह स्थान कृत्य से भी ऊंचा है, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र का काम है, जो राजनीतिक, या फिर हम बात करें कि एक व्यक्ति या फिर बहुत सारे व्यक्तियों को जो जिस कृत्य में शामिल करेंगे वो सार्वजनिक कृत्य है और ये इसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, पहला जो कृत्य है इनका, गतिविधि के प्रकार हैं कृत्य, श्रम, कृत्य और कार्रवाई। अब श्रम में किस किस को शामिल करेंगे? आजीविका निर्वाह यानी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति या भी खाने पीने की जो चीजें हैं वो कहाँ पर आएंगी? श्रम में। साधन से साध्य की ओर, जो साधन है उससे साध्य की ओर निम्न स्तर है ये। दूसरा कृत्य है, अ, इसमें बात करते हैं हम सत्यता या फिर सभ्यता। सत्यता या सभ्यता की बात करते हैं। सभ्यता के विकास की बात यहाँ पर होगी। और साध्य से साध्य की ओर उच्च स्तर, यानी साध्य से साध्य की ओर उच्च स्तर की जो गतिविधि है, स्तर है, वो इसमें आएगा। कार्यवाही है जिसमें स्वतंत्रता की बात करते हैं यानी जो व्यक्ति का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कृत्य है, काम है, वो स्वतंत्रता है। साध्य में स्वयं की ओर श्रेष्ठ उच्च स्तर इसको माना गया है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के स्तर हैं। अगर ये पूछा जाए कि जो हन्ना आरेंट है, व्यक्ति के कृत्यों को कितने, या फिर व्यक्ति के जो काम है वो कितने एक्टिविटीज हैं, कितने प्रकार की बोली गई है, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, सबसे नीची कौन सी है, तो वो तीन स्तर हैं इसमें। पहला श्रम है, दूसरा कृत्य है और तीसरा कार्रवाई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं सॉरी, स्वतंत्रता की संकल्पना के बारे में हन्ना आरेंट के क्या विचार हैं, यानी लिबर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। हन्ना आरेंट का स्वतंत्रता का विश्लेषण मूलतः मानव दशा का विश्लेषण है। हन्ना आरेंट के अनुसार प्राचीन यूनानी समाज में राजनीतिक जीवन की प्रधानता थी, यानी जो प्राचीन यूनानी जो समाज था उसमें राजनीतिक जीवन में स्वतंत्रता प्रधान मानी जाती थी। जो राजनीतिक जीवन की प्रधानता थी, क्या थी? स्वतंत्रता। तो दोबारा देख ले, हन्ना आरेंट का स्वतंत्रता का विश्लेषण मूलतः मानव दशा का विश्लेषण है। हन्ना आरेंट के अनुसार प्राचीन यूनानी समाज में राजनीतिक जीवन की प्रधानता थी, परंतु आधुनिक युग में यह विशेषता लुप्त होती जा रही है। यानी जो स्वतंत्रता का विश्लेषण है, उसको प्राचीन यूनानी जो समाज था वहां पर मेन इंपॉर्टेंट माना जाता था, और अभी का जो आधुनिक समाज है यहाँ पर क्या है कि ये लुप्त होती जा रही है। राजनीतिक जीवन की जो प्रधानता है वो लुप्त होती जा रही है सॉरी, क्योंकि प्राचीन यूनानी जो समाज में जिनको नागरिक माना गया है वो किस आधार पर माना गया है? जो राज की जो गतिविधियां हैं उनमें जो भाग लेगा वही नागरिक है। यानी जैसे दास है, महिला है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो भाग नहीं लेते, उनको नागरिक नहीं बोला गया है। नगर राज्यों में सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन को अलग अलग रखा जाता था, यानी सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन दोनों को उस टाइम पर, यानी यूनानी जो समाज था वहां पर अलग अलग रखा जाता था। राजनीतिक सत्ता सहभागिता मूल लोकतांत्रिक संस्थानों यानी पार्टिसिपेट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में निहित थी। अर्थात यूनियन नगर राज्यों में सभी नागरिकों को गतिविधियों के स्तर श्रेष्ठ होता था। वे सामुदायिक जीवन में ख्याति अर्जित कर तो पर्याप्त थे और तत्पर थे, इससे वे स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे थे। नोट, अब यहाँ हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट हैं इनके। हन्ना आरेंट श्रम कार्य दोनों गतिविधियों को निजी क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं। सॉरी तो क्या है कि जो निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन, निजी जीवन में जो हन्ना आरेंट है वो दोनों को मानते हैं, श्रम को मानते हैं और उसके बाद किसको मानते हैं? कार्य, श्रम और कार्य दोनों को निजी जीवन की गतिविधियों में मानते हैं।
इसके साथ ही वह तीसरी गतिविधि कार्यवाही को सार्वजनिक क्षेत्र का विषय मानती है। यानी जो तीन इनकी जो गतिविधियां हैं उनमें जो पहला है जो श्रम है और कार्य है। श्रम और कार्य को इन्होंने जो बोला है वो प्राइवेट यानी निजी जीवन का हिस्सा माना है, और जो एक्शन है, एक्शन को इन्होंने माना है सार्वजनिक उसमें, यानी जो कार्यवाही है यानी एक्शन है वो सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा माना है, उसको विषय माना है। कार्यवाही पूर्णतः मानवीय गतिविधि है जिसमें व्यक्ति चेतनायुक्त होकर हिस्सा लेता है। यह स्वतंत्रता का क्षेत्र है। हन्ना आरेंट ने आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वतंत्रता पर संकट और ध्यान आकर्षित किया है। इनके अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आपस में घुल मिल गए हैं, अर्थात राजनीतिक और पारिवारिक आर्थिक क्षेत्र के बीच की सीमाएं रेखाएं समाप्त हो गई हैं। यानी राजनीतिक और पारिवारिक आर्थिक क्षेत्रों के बीच की सीमाएं समाप्त हो गई हैं। कार्रवाई की क्षमता समाप्त हो चुकी है और मनुष्य केवल श्रम और कृत्य के स्तर पर जीवित है। उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास से विचार की स्वतंत्रता लुप्त हो चुकी है। हन्ना आरेंट के अनुसार सार्वजनिक तथा निजी जीवन क्षेत्रों को पृथक पृथक करना जरूरी है। हन्ना आरेंट ने राजनीतिक जीवन को पारिवारिक आर्थिक जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। यानी जो हन्ना आरेंट ने राजनीतिक जीवन को पारिवारिक आर्थिक जीवन से इम्पोर्टेंट माना है, जैसे कि अरस्तु मानते थे। अर्थात हन्ना आरेंट की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि मनुष्य को सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेना चाहिए। सार्वजनिक राजनीतिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र अलग अलग होने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में हिस्सा लेकर ही व्यक्ति अपनी चेतना का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग कर सकता है। यानी इनकी जो थ्योरी है उस टाइम जो हिटलर की जो कार्रवाई चल रही थी, हिटलर यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला था उस टाइम कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को एक कर दिया है, जबकि ये अलग होना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए। और व्यक्ति की स्वतंत्रता इस जो कार्रवाई है यानी एक्शन है उसमें सुनिश्चित होती है, न कि श्रम और जो दूसरा कृत्य है उसमें। यानी जो श्रम है या फिर हम बात करें जो कृत्य है, तो इन सब में स्वतंत्रता नहीं होती। किस में होती है? एक्शन में होती है। सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति जो इनकी बुक है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरिज्म 1951 में, तो ये देख लेते हैं। सर्वाधिकारवाद की जो उत्पत्ति वो कैसे हुई है वो देखते हैं। अपनी कृति द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरिज्म 1951 में हन्ना आरेंट ने सर्वाधिकारवाद का विश्लेषण किया है। इसके अनुसार चिरसम्मत निरंकुश तंत्र या निरसन तंत्र संबंधित सिद्धांतों के माध्यम से सर्वाधिकारवाद का विश्लेषण संभव नहीं है। इनके अनुसार नाजीवाद तथा स्टालिनवाद आधुनिक युग की अभूतपूर्व सर्वाधिकारवाद घटना रही है। सर्वाधिकारवाद सार्वजनिक एवं निजी जीवन के प्रत्येक पक्ष में अपना संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। यानी जो सर्वाधिकारवाद है वो व्यक्ति का निजी जीवन, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, और निजी और सार्वजनिक जीवन का जो भेद है या फिर उनमें जो अंतर है उनको खत्म कर देता है। यह आतंक पर आधारित विचारधारा है जिसमें एक दल के शासक को वैधानिक प्रधानता प्रदान की जाती है, यानी वैधानिकता प्रदान की जाती है एक दल को, और इसमें एक उदय वैज्ञानिक विश्व दृष्टि से समाज में प्रयोग में लाया जाता है। सर्वाधिकारवाद शासन लोगों की चेतना को सीमित कर देता है जिससे वे शासन के अनुयायी मात्र मात्र रह जाते हैं। इसके अंतर्गत अपनी विचारधारा की पुष्टि के लिए विरोधी के दमन और आतंक का सहारा लिया जाता है। यानी जो विरोधी का दमन का जो इसमें सहारा लिया जाता है, आतंक का सहारा इसमें लिया जाता है। किसमें? टोटलिटरिज्म में। और जो टोटलिटरिज्म का जो प्रोसीजर था वो क्या किसके अनुसार किया जा रहा था उस टाइम? हिटलर के द्वारा। ठीक है। तो सर्वाधिकारवाद पूर्णतः राष्ट्रवादी विचारधारा है। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिकारवाद जो यानी टोटलिटेरिज्म विचारधारा एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, तो हाँ बिल्कुल राष्ट्रवादी विचारधारा है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारों का पूर्ण लोप हो जाता है, पूर्ण लोप हो जाता है तथा व्यक्तिगता का अंत हो जाता है। हन्ना आरेंट के अनुसार सर्वाधिकारवाद में जो सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र का स्वयं में विलय नष्ट कर देते हैं। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का स्वयं में विलीन
कर नष्ट कर देते हैं और मनुष्य श्रम कृत्य के स्तर पर ही रह जाता है। यानी जो व्यक्ति का स्तर है वो श्रम और कृत्य का स्तर पर ही रह जाता है, और जो कार्यवाही यानी एक्शन का जो क्षेत्र है वो समाप्त हो जाता है। मानवीय स्वतंत्रता से वंचित हो जाता है, यानी जो मानवीय स्वतंत्रता से व्यक्ति वंचित हो जाता है इसमें। हन्ना आरेंट के अनुसार सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति का मूल कारण व्यक्ति स्वयं है। व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन का विभाजन समाप्त होने के कारण लोगों ने स्वयं ही हिटलर का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। यानी जो सर्वाधिकारवाद के जो उत्पत्ति का कारण है वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति इसलिए है क्योंकि वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो भेद है उसको भूल जाता है, और निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में शामिल कर लेता है। हन्ना आरेंट के अनुसार मनुष्य सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर ही स्वतंत्रता को बनाए रखता है। सार्वजनिक सर्वाधिकारवाद की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। हन्ना आरेंट के अनुसार सर्वाधिकारवाद सत्तावाद में अंतर है। जो सत्तावाद है, सर्वाधिकारवाद है और सत्तावाद है, इनमें वो अंतर करते हैं। सत्तावाद में शक्ति और उत्तरदायित्व राज्य के हाथों में केंद्रित होते हैं, जबकि सर्वाधिकारवाद के शक्ति उत्तरदायित्व के स्रोत परस्पर अलग होते हैं। यानी जो सत्तावाद है उसमें राज्य के हाथों में क्या चला जाता है, शक्ति और उत्तरदायित्व राज्य के हाथों में चला जाता है। और जो सर्वाधिकारवाद है उसमें शक्ति और उत्तरदायित्व का स्रोत परस्पर अलग अलग होते हैं। साम्राज्यवाद को प्रवृत्तियों से भी सॉरी, दोबारा देख लेते हैं। साम्राज्यवाद को प्रवृत्तियों से भी सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा मिलता है। यानी जो साम्राज्यवाद है उससे भी किसको सर्वाधिकारवाद है उसको बढ़ावा मिलता है। यानी ये जो बात करते हैं अगर हम सही शब्दों में पढ़ें तो एक सर्वसत्तावाद होता है, यानी जो सत्तावाद है, और एक है सर्वाधिकारवाद। यानी जो सत्तावाद है उसमें राज्य के अंडर में आ जाता है, पावर आ जाता है, और उत्तरदायित्व राज्य के अंडर में आता है। राज्य ही कार्रवाई भी करेगा और उनका जो उत्तरदायित्व वो भी संभालेगा। लेकिन जो सर्वाधिकारवाद है, जो हिटलर के टाइम जो हिटलर कर रहा था उसको सर्वाधिकारवाद इसमें उन्होंने बोला है। उसमें राज्य के अंडर में पावर तो चली जाती है, लेकिन जो राज्य का उत्तरदायित्व बनता है लोगों को सुरक्षित रखने का, उनको स्वतंत्रता देने का, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। राज्य उसको डिनाई कर देता है। और एक बात ये बोलते हैं साम्राज्यवाद, जो साम्राज्यवाद है वो भी सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देता है। यानी उससे भी बढ़ावा मिलता है किसको, सर्वाधिकारवाद को। अब क्रांति पर इनके क्या विचार हैं, एनालिसिस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो क्रांति पर विश्लेषण है। हन्ना आरेंट ने अपनी कृति ऑन रिवॉल्यूशन। अब इसमें हमने तीन इनकी कृति पढ़ ली है। पहला था इनका टोटलिटेरिज्म, दूसरा हमने देखा ओरिजिन ऑफ सॉरी, एक हमने देखा है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म, और एक इनका बुक हमने देखा था ऊपर, कौन सा था, द ह्यूमन कंडीशन। तो पहला बुक अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो उद्देश्य के आधार पर, तो पहला बुक आएगा इनका द ह्यूमन कंडीशन। उसके बाद हम बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म, और इसके बाद एक बुक है इनका ऑन रिवॉल्यूशन। तो तीन बुक हमने देख लें, तीनों ही अक्सर पूछी जाती हैं, ये आप याद रखिएगा। सॉरी। क्रांति से संबंधित विचार व्यक्ति के हैं। हन्ना आरेंट ने अपनी महत्वपूर्ण कृति ऑन रिवॉल्यूशन में क्रांति संबंधित विचार व्यक्त किए हैं। इनके अनुसार स्वतंत्रता की प्राप्ति ही क्रांति का मूल उद्देश्य है। यानी जो स्वतंत्रता की प्राप्ति है वो क्रांति का उद्देश्य है। हन्ना आरेंट ने किसी भी देश में क्रांतिकारी परंपरा की सार्थकता इस बात में है कि लोग अपने सहचरों के साथ स्वतंत्र कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए सार्वजनिक सुख को बढ़ावा दें। हन्ना आरेंट ने फ्रांसीसी तथा अमेरिकी क्रांति की तुलना करते हुए अमेरिकी क्रांति को बेहतर माना, क्योंकि अमेरिकी क्रांति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया गया। यानी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्रांति उससे डिफाइन होगी कि वो सही है या गलत है, या फिर सफल रही या अधूरी रही। तो ये दो प्रकार की क्रांति, रूसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति का वर्णन करते हैं, जिसमें ये बोलते हैं जो रूसी क्रांति व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है, और स्वतंत्रता के लिए की गई कोई भी क्रांति सफल है या सही है। मैं उसको ज्यादा महत्व दिया है इन्होंने, ठीक है।
अमेरिकी क्रांति एक स्वतंत्र संविधान स्थापित करने में सफल हुई। फ्रांसीसी क्रांति मूलतः सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए हुई थी, लेकिन यह क्रांति हिंसा और अत्याचार में ढल गई। क्रांतिकारी निर्धन वर्ग के प्रति दया की भावना से प्रेरित होकर आतंक की राह पर चल पड़े। अतः आरेंट फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हैं। तो इनका शक्ति का जो सिद्धांत है वो देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो पावर ऑफ थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पावर। तो हन्ना आरेंट ने शक्ति शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। हन्ना आरेंट ने अपनी कृति ऑन रिवॉल्यूशन में हिंसा तथा शक्ति में अंतर किया है। हिंसा और शक्ति में अंतर करते हैं हन्ना आरेंट। इनका मानना है कि जब शासक जनसाधारण की इच्छा के विरुद्ध अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए बल प्रयोग करे तो वह व्यवहार हिंसा है। यानी हिंसा और शक्ति में जो ये अंतर करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। शासक जनसाधारण की इच्छा के विरुद्ध, यानी आम जनता की इच्छा के विरुद्ध जब शासक शासक जनसाधारण की इच्छा के विरुद्ध अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए बल प्रयोग करे तो वह हिंसा है। इसके अनुसार शक्ति का संबंध जनसाधारण से है। इनके अनुसार जब बहुत सारे लोग मिलजुल कर कार्रवाई करते हैं तब शक्ति का प्रयोग होता है। यानी हिंसा जब होती है, जब कोई भी जो राज्य का अधिकारी होता है या फिर राज स्टेट जो होता है, वो आम जनता की जो भावनाएं हैं, आम जनता की जो इच्छाएं हैं, आम जनता की जो आवाज है उसको छोड़कर अपनी मनमानी करता है तो वो हिंसा में आती है। और शक्ति में आम जनता की जो कार्रवाई है, बहुत सारे लोगों को मिलजुल कर कार्रवाई करते हैं तो उसको शक्ति बोलते हैं। यानी शक्ति प्रयोग वहां पर होता है जहां आम जनता मिलजुल कर और कार्रवाई यानी एक्शन की ओर बढ़ते हैं तो उनको यहाँ पर शक्ति बोला गया है। अर्थात शक्ति का प्रयोग लोगों के परस्पर सहयोग से समर्थक समर्थक हो सकता है। यानी जो शक्ति का प्रयोग इन्होंने किया है वो लोगों के परस्पर सहयोग से सार्थक हो सकता है। हन्ना आरेंट के अनुसार शक्ति किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता नहीं है। हन्ना आरेंट के अनुसार शक्ति उन लोगों की विशेषता है जो सार्वजनिक जगत का निर्माण करते हैं। यानी जो सार्वजनिक जगत का निर्माण करते हैं, शक्ति उनकी आ, विशेषता है। हिंसा राज्य की विशेषता होती है जबकि प्रयोग लोगों के इच्छा के विरुद्ध किया जाता है। जब जनसाधारण स्वेच्छा से एक दूसरे के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं तथा समतावादी व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, सार्वजनिक जगत का निर्माण होता है। यदि कोई बाह्य संगठन जनसाधारण को किसी विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है तो वह राष्ट्र है। तो वह राष्ट्र जो राष्ट्र होता है वो राष्ट्रवाद का विरोधी है, विरोधी इनको माना जाता है। क्योंकि जो संगठित व्यक्ति को दबाव में डालकर अगर कोई काम कराया जाए तो वो राष्ट्र के द्वारा कराया जाता है, ये बोलने की कोशिश करते हैं। जहां यथार्थ शक्ति अनुपस्थित हो वहां रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हिंसा भरकर सामने आ जाती है। हन्ना आरेंट के अनुसार जनसाधारण की शक्ति की अभिव्यक्ति राजनीतिक संस्थाओं में होती है। हन्ना आरेंट के अनुसार राज्य सृजन कर सकती है, हिंसा ऐसा कभी नहीं कर सकती। यदि जो हिंसा ऐसा कभी नहीं कर सकती। इनका मानना है कि हिंसा शक्ति को नष्ट कर सकती है, यह उसका सृजन करने में सर्वथा असमर्थ है। यानी जो हिंसा है वो शक्ति को नष्ट कर सकती है, उसका सृजन करने में असमर्थ है। यानी जो हिंसा होती है जो स्टेट के द्वारा की जाती है वो व्यक्ति की जो शक्ति है उसको व्यक्तियों की जो शक्ति है उसको नष्ट कर सकती है और उसको सृजित नहीं कर सकती है, उनको बढ़ा नहीं सकती। तो आइए इनकी कुछ बुकें देख लेते हैं हम। अब इनकी बुकें डेट वाइज, पहले क्या है कि बुकों को दो टाइप से हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं उनका महत्वता के आधार पर या उनके उद्देश्यों के आधार पर या फिर उनका प्रभाव के आधार पर, और दूसरा जो प्रकार होता है पढ़ने का वो होता है डेट वाइज, मतलब किस डेट पे कौन सी बुक आई, किस डेट पर कौन सी। तो हम डेट वाइज इनको देखते हैं। 1951 में इनका पहला बुक था द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म, जिसमें टोटलिटेरिज्म की बात करते हैं, सर्वाधिकारवाद की बात करते हैं। दूसरा ह्यूमन कंडीशन है 1958 में, जिसमें लेबर्स, वर्क और एक्शन की बात करते हैं। तीन प्रकार के वर्क होते हैं, जिसमें पहला लेबर है जो फिजिकली, जैसे हमारी जो भौतिक जरूरत है जैसे खाना पीना रहना उसमें है। फिर दूसरा वर्क की बात करते हैं जिसमें कलाकार शामिल होते हैं और जो सभ्यता का विकास के लिए जरूरी होते हैं। फिर तीसरा में एक्शन की बात करते हैं जहाँ पर
सार्वजनिक कार्रवाई की बात होती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है। तो बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर में ये ट्रेडिशन और अथॉरिटी की बात करते हैं। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर ऑन रिवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ रिवोल्यूशन या क्रांति की बात करते हैं। क्रांति कब की जा सकती है? जब क्रांति में ये दो चीजों की बात करते हैं। एक बात करते हैं हिंसा और एक बात करते हैं ये ऊपर देख लेते हैं एक बार, हिंसा और शक्ति। शक्ति तो हिंसा में बात करते हैं, स्टेट है जो हिंसा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हिंसा में क्या है कि जो व्यक्तियों की जो कार्रवाई होती है उनको दबा दिया जाता है। और शक्ति में आम जनता जब मिलकर, आम लोग जब आम मिलकर एक एक्शन करते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं, तो वो शक्ति में आता है। ठीक है। ऑन रिवोल्यूशन में दो चीजों पर ध्यान दिया गया है। इचमैन इन जेरूसलम, जेरूसलम इचमैन इन जेरूसलम में थोड़ा से बेनिलिटी ऑफ ईविल की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। मैन इन डार्क टाइम, पॉलिटिकल थिंकर्स, ऑन वायलेंस, ये इम्पोर्टेंट बुक है इनका। पावर और वायलेंस की बात कहाँ पर करते हैं? जब जी यहाँ पर ये हिंसा और शक्ति की बात करते हैं। यहाँ पावर और पावर और वायलेंस, यहाँ पर भी सेम ही बात होती है लगभग लगभग। रिवॉल्यूशन में क्रांति की बात करते हैं। क्रांति कब कब की जा सकती है, कैसे कैसे की जा सकती है? तो यहाँ पर क्रांति ऐड हो जाएगी स्पेशली। तो यहाँ क्रांति की बात होगी, ओनली रिवॉल्यूशन क्रांति की। और यहाँ बात पावर, शक्ति और हिंसा, तो यहाँ इनकी बात करते हैं। आगे देखते हैं हम, क्राइसिस ऑफ द रिपब्लिक, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करते हैं। द लाइफ ऑफ द माइंड, थिंकिंग, विलिंग, जगिंग की बात होती है यहाँ पर। तो मेन इंपॉर्टेंट अगर हम नेट जेआरएफ के हिसाब से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म, ह्यूमन कंडीशन, ऑन रिवोल्यूशन, ऑन वायलेंस, लाइफ एंड द माइंड, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है। अब हन्ना आरेंट की आलोचना देख लेते हैं। अब क्या है कि इनकी आलोचना भी की गई है, किस आधार पर की गई? इतिहास की उपेक्षा। इतिहास की उपेक्षा इन्होंने की है। तो उनके सिद्धांत में आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया। यानी जो आर्थिक और सामाजिक, जो इनमें क्या बोलते हैं ये, जैसे इसमें जो लेबर है और कार्य है, कृत्य है, उन दोनों को ये नीचे मानते हैं, और जो कार्यवाही है, एक्शन है, उसको ऊपर मानते हैं। तो इसलिए इसका आधार पर इनकी उपेक्षा की है और इनकी आलोचना की गई है। अभिजातवाद। अभिजातवाद में क्या है कि राजनीतिक सहभागिता की उनकी धारणा पर इलाइटिज्म होने का आरोप लगाया जाता है। यानी ये जो एक आरोप और लगता है इन पे, अभिजात वर्ग को ये ज्यादा समर्थन देते हैं, यानी उच्च उच्च वर्ग की बात ज्यादा करती हैं। द ह्यूमन कंडीशन में श्रम और सामाजिक जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण विवादास्पद रहा है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि ये जो ह्यूमन कंडीशन में ये श्रम की बात करते हैं, तो श्रम को ही सबसे नीचे लेवल का दर्जे का कृत्य मानते हैं ह्यूमन, मानव का। क्रांति का आदर्शीकरण, जो क्रांति का आदर्शीकरण ये करते हैं, उन्होंने अमेरिकी क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति से अधिक सकारात्मक रूप में देखा है। तो यहाँ पर भी इनकी आलोचना थी। जो फ्रांसीसी क्रांति के समर्थक हैं वो इनकी आलोचना करते हैं। इचमैन की व्याख्या विवादास्पद है। बेनेलिटी ऑफ ईविल की अवधारणा पर तीखी बहस हुई है। तो ये इनकी कुछ आलोचनाएं हैं, और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सॉरी। निष्कर्ष में देखते हैं, हन्ना आरेंट का राजनीतिक चिंतन स्वतंत्रता, सक्रिय नागरिकता, सत्ता, क्रांति और अधिनायकवाद को समझने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजनीति को मानव की सार्वजनिक एवं सामूहिक क्रिया से जोड़ा है। उनकी धारणा बेनेलिटी ऑफ ईविल ने आधुनिक राजनीतिक चिंतन को नई दिशा दी। यद्यपि उनके विचारों की आलोचनाएं हैं, फिर भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में उनका योगदान मौलिक और प्रभावशाली माना जाता है। हन्ना आरेंट की संक्षिप्त आलोचनाएं हमने जो पहले देखी हैं, यहाँ पर यही इनकी संक्षिप्त आलोचनाएं हैं, और एक बार फिर से भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पब्लिक प्राइवेट विभाजन, इन दोनों के बीच में अत्यधिक अंतर किया है। जो अब जैसे हम आलोचना हमने जो यहाँ पर देखी है, तो ये थोड़ी सी
सीमित हैं, तो हमने इसलिए इनको बाद में भी जोड़ दिया, थोड़ा सा और देख लेते हैं। पब्लिक प्राइवेट विभाजन, दोनों के बीच अत्यधिक अंतर किया, यानी जो पब्लिक और प्राइवेट जो एरिया हैं दोनों के बीच में अत्यधिक अंतर इन्होंने किया है। सामाजिक न्याय की उपेक्षा, आर्थिक असमानताओं पर कम ध्यान दिया है। अव्यवहारिक आदर्श, सक्रिय नागरिक भागीदारी का मॉडल, बड़े आधुनिक राज्यों में कठिन क्रांति का पक्ष तब जो क्रांति का पक्षपातपूर्ण विश्लेषण है, अमेरिकी क्रांति को इन्होंने ज्यादा बोला था। तो नारीवादी आलोचक क्या बोलते हैं, घरेलू निजी क्षेत्र को कम राजनीतिक महत्व दिया है। तो नारीवादी आलोचक, पब्लिक प्राइवेट, सामाजिक न्याय की उपेक्षा, अव्यवहारिक, क्रांति का पक्षपातपूर्ण विश्लेषण और क्रांति का आदर्शवादी विश्लेषण और पक्षपातपूर्ण विश्लेषण, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी ये आलोचनाएं हो गई, निष्कर्ष हो गया। तो आज का टॉपिक हमारे यहाँ समाप्त होता है। तो आई होप कि हन्ना अरेंट की जो थ्योरी है आप लोगों को पसंद आई होंगी, जिसमें हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद मानव गतिविधियों को देखा है, सर्वाधिकारवाद को देखा है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो हमने देख लिया। क्रांति का विश्लेषण क्या है, क्रांति के विश्लेषण में ये दो चीज़ों की बात करते हैं, जैसे ऑन रिवोल्यूशन में एक क्रांति की बात करते हैं, एक हिंसा की बात करते हैं, या फिर एक क्रांति की बात करते हैं और दूसरा एक हिंसा की बात करते हैं, एक सत्ता की बात करते हैं। तो शक्ति का सिद्धांत क्या है इनका, शक्ति में और हिंसा और शक्ति में क्या फर्क है वो देखा हमने, हिंसा और शक्ति का जो प्रोसीजर है दोनों का। उसके बाद हमने इनकी बुक से देखे, बुकों में टोटलिटेरिज्म है, ह्यूमन कंडीशन है, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर है, ऑन रिवोल्यूशन है, ऑन वॉयलेंस है, और हन्ना अरेंट की आलोचना किस आधार पर होंगी, इतिहास का आधार पर, अभिजात वर्ग का पक्षपात इन्होंने किया है, क्रांति का आदर्शवादी विश्लेषण किया, उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट एरिया में दोनों में ज़्यादा विभाजन, दोनों में अंतर ज़्यादा करती हैं, व्यवहारिक है, सामाजिक न्याय की उपेक्षा और नारीवादी आलोचनाएं हैं, क्योंकि घरेलू और प्राइवेट एरिया को इन्होंने सार्वजनिक महत्व कम दिया है। तो इनका निष्कर्ष में हमने देखा कि स्वतंत्रता की बात करते हैं, सक्रिय नागरिकता, उसके बाद सत्ता की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, और आगे अधिनायकवाद की बात होती है। फिर ये बात करते हैं कि जो सॉरी, तो यहाँ हम इनको ख़त्म करेंगे टॉपिक को। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हन्ना अरेंट का, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जो कि आपकी सुविधा के लिए बनाया गया चैनल है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, और जो हमारी सीरीज अभी कम्प्लीटली चल रही है, तो आने वाला जो टाइम में हम जो फर्स्ट पेपर के जो क्लासेस हैं वो भी शुरू करने जा रहे हैं दूसरे चैनल पर, उसका भी अपडेट आप लोगों को बता दी जाएगी।